हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। और सेल बायोलॉजी का टॉपिक है और ये यूनिट 7 जो प्लिम्स की है उससे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो बेसिक और जो फंडामेंटल जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। और सेल्स कई सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, और सेल को हम दो तीन लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम जो सेल को बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और सेल के पार्ट्स को समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सेल का जो टेक्निकल नेम है उसको साइटो बोलते हैं, और इसी साइटो को जब हम स्टडी करते हैं, सेल की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। जो सेल की जो खोज की थी जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही पहली बार सेल की खोज की थी और इसका जो टर्म है सेल उसको कॉइन किया था। उसके बाद जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी जो दी थी जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है स्लीडन एंड स्वान। और ये अभी एमबीबीएस मेंस में भी पूछा हुआ सवाल है। उन्हें सीधा फैक्ट ही पूछ लिया कि जो सेल थ्योरी है वो किसने परफॉर्म की थी। तो स्लीटन एंड स्वान ने 1838 में सेल थ्योरी परफॉर्म की थी। उसके बाद हमें देखना है कि जो सेल है वो, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है तो वो किसका होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलिक सेक्टिप्रम। और जो सबसे बिगेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का सेल है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सेल जो सबसे बड़ा सेल है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है। और वहीं जो सबसे बड़े ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़े सेल की बात करें तो वो वुमेन्स का ओवम होता है। वहीं सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो जो ब्रेन में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के। वहीं फिर हम देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, जब एक सेल का दो सेल में टूट जाना ही सेल डिवीजन कहलाता है। इसके लिए दो प्रोसेस होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसको हम अलग टॉपिक में देखेंगे। और सेल डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है सेंट्रोसोम। तो सेल डिवीजन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन न्यूरॉन्स में नहीं होता है। जैसे हमारे ब्रेन्स में 90% न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जब न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है फिर भी ब्रेन कैंसर हो जाता है लोगों को। क्यों हो जाता है? क्योंकि 90% न्यूरॉन्स हैं और 10% गीलियल सेल है। जब गीलियल सेल का अनवांटेड सेल डिवीजन हो जाता है, 10% सेल का ही जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीजन होता है तो ट्यूमर में कन्वर्शन हो जाता है और हमें ब्रेन कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा पर होता है तो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी ट्यूमर को हम कैंसर बोलते हैं। और सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है हमारे लीवर में। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, यदि उसको आप बीच में से भी काट दोगे ना तो वो खुद दोबारा वो पूरे पार्ट में ग्रो हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीजन होता है वो लीवर में होता है। तो ये तो था हमारा बेसिक जानकारी सेल के बारे में। अब हम समझते हैं सेल के एक एक पार्ट को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे सेल के जो पार्ट हैं उसका पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत ही थिन और इलास्टिक लेयर होती है जिससे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल के इनसाइड और आउटसाइड फंक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और इसको काइटिन की भी बनी होती है। प्लस बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटोप्लाज्म पे। हम डायग्राम से समझेंगे। ये जो लेयर है ये इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसी से अंदर बाहर जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। और सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल वो है जो मेम्ब्रेन और सेल को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड है
जो कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, तो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का यूज ये है कि जितने भी सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये आपस में ना टकराएं। इस वजह से ये फ्लूइड फिल रहता है सेल के अंदर, जिससे ये आपस में नहीं टकराते और डैमेज नहीं होते। यदि कोई भी पार्ट लाइसोसोम से टकराएगा और लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया तो सेल डेड हो जाता है। तो जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और वहीं जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाज्म, और इन दोनों को मिलाकर हम कंप्लीट बोलते हैं जो फ्लूइड है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है वो पुरकिंजी ने की थी 1839 में। पुरकिंजी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो फ्लूइड है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। जैसा कि हमने समझा कि जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो 70S और 80S, S का मतलब क्या है? S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का भी सिंपल सा मतलब क्या है? यदि हम किसी चीज को पानी में डालते हैं, किसी भी मटेरियल को, तो हम उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे मैंने दो चीजों को पानी में डाला, जो चीज जल्दी पानी के नीचे पहुंच जाती है वो बड़ी हो जाती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से। तो दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो 80S है, जो 70S नहीं, स्मॉल वाला, ये बिग, तो स्मॉल वाला प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और बड़ा वाला जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये था हमारा राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हम अलग से एक चैप्टर लाएंगे, उसमें हम आपको जो डिफरेंस है उसको भी समझाएंगे, प्लस दोनों सेल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें चोट लग जाती है कहीं भी, तो उस चोट पर जब नीला पड़ जाता है, तो नीला पड़ जाता है मीन्स वहां के सेल्स डेड हो चुके हैं। तो सेल्स डेड हो जाते हैं, तो जो आजू बाजू के सेल्स हैं, जैसे कई सारे सेल्स डेड हो चुके हैं, तो जो आजू बाजू के बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जो शक्ति होती है वो होती है पूरे सेल को नष्ट कर देना। तो वो जो अदर सेल्स होते हैं जहाँ पे चोट लगी होती है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कते हैं उस पर, और जो डेड सेल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, और सेल डिवीजन की मदद से दूसरे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारा जो शरीर है वापस से अच्छा हो जाता है। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, जब भी सेल्स को नष्ट करना होता है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे सेल खत्म हो जाता है। तो लाइसोसोम को इसलिए हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसके जो डिस्कवरर हैं वो हैं डी डुवे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जैसे कि हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी के लिए, जैसे ब्रेन हमें गाइड करता है हाथ हिलाने को, आंखों के मूवमेंट को, ऐसे ही सेल जो है वो पूरे न्यूक्लियस है वो पूरे सेल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किसको कैसा काम कराना है ना, और कितना प्रोड्यूस कराना है, कितना रेस्पिरेशन कराना है, लाइसोसोम को कब फटना है। तो ये पूरा काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोलाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाज्म। और न्यूक्लियोलाज्म भी जो सेल के अंदर वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। ये जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस के अंदर है वो है न्यूक्लियोलस, और जो फ्लूइड भरा है वो है न्यूक्लियोलाज्म। इसी क्रोमैटिन जो फाइब्रस नेटवर्क आपको दिख रहा है, क्रोमैटिन के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम दो पार्ट को से मिलकर बना होता है, क्रोमैटिड्स।
जब क्रोमेटिड्स को जोड़ते हैं तब एक क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम के लिए आपको डायग्राम से समझाना होगा। तो हमें क्रोमोसोम समझना है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल में पाया जाता है न्यूक्लियस के। क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाता है। क्रोमोसोम बना होता है प्रोटीन और डीएनए का। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वही हेरिडिटरी कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने के लिए। क्रोमोसोम समझने के लिए सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम्स दो पार्ट का बना होता है, जो कि एक पार्ट से ज्वाइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जैसे कि ये लिखा है, और इसको ही हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो जो दो पार्ट होते हैं वो होते हैं क्रोमेटिड्स। दो क्रोमेटिड्स को मिलाते हैं तब जाके एक क्रोमोसोम बनता है। और जब हम क्रोमोसोम को ही यहाँ से चीर के हम इसको जब खींचेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, जो कि बेसिक जेनेटिक यूनिट होती है। तो डीएनए को और जीन वाला चैप्टर अलग है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। तो फिलहाल अभी क्रोमोसोम समझते हैं। क्रोमोसोम्स ही जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। जैसे कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, मतलब 46। ऐसे ही अलग अलग जानवर में अलग अलग क्रोमोसोम्स के नंबर हैं। तो क्रोमोसोम्स को जब हम यहाँ से तोड़ते हैं तो ये जो पार्ट है आपने पढ़ा होगा AGTU, एडेनिन, गाइनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। U मींस यूरेसिल, और यूरेसिल आता है RNA में, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। क्रोमोसोम के बाद जो पार्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती हैं, और प्लास्टिड्स के भी तीन पार्ट हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको किचन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लांट सेल में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो जो फूड का प्रोडक्शन करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है मैग्नीशियम, जो एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, इसके भी तीन पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और जो सेकंड पार्ट है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है जो भी पत्तियों और फूल का जो कलर होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे टमाटर का कलर लाल है तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ऐसे करके ये तीन पार्ट हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो है मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्रोमोसोम के अलावा सेल के किस पार्ट में डीएनए पाया जाता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो क्रोमोसोम के अलावा जिस पार्ट में डीएनए होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इस फैक्ट को याद रखना। उसके बाद हम आते हैं वैक्यूल। जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी है, तो पानी है तो है कहाँ? हमें तो कहीं भी जब हमें चोट लगती है तो खून निकलता है। तो बॉडी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था कि बॉडी बनी है सेल्स की, और सेल्स के अंदर होते हैं वैक्यूल। ह्यूमन सेल के अंदर वैक्यूल छोटा होता है और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को फूड प्रोडक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बॉडी को भी पानी के अंदर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका सेल वैक्यूल है वो छोटा होता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% पानी होता है, जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पूरे सेल को अच्छे से समझा है, और सेल के एक एक पार्ट को भी समझा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा जो सेल का था वो समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, और सेल्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे डीएनए अभी रह गया तो डीएनए वाला पार्ट आरएनए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।